Hello everyone, a very warm welcome to all of you. Today we have got a very special guest with us, Dr. DP Agarwal sir. सर फॉर्मर यूपीएससी चेयरमैन रह चुके हैं, इसी के साथ साथ सर जॉइंट एजुकेशन एडवाइज़र भी रह चुके हैं मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के साथ। इसी के साथ सर मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन कंसल्टेंट्स ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए, यहाँ पे हमारे बच्चों के साथ बात करने के लिए। आपका धन्यवाद, मुझे आपने बुलाया। सर आई एम ऑनर्ड टू इंटरेक्ट विद द लिसनर्स। सर बड़प्पन है सर आपका। सर एक सवाल जवाब शुरू करते हैं, हम थोड़ा जल्दी कोशिश करते हैं क्योंकि आप ऑलरेडी हम बहुत वक्त ले चुके हैं आपका। जी प्लीज़। सर एज एन एकेडमिशियन आप यूपीएससी चेयरमैन बने, इससे पहले हमने देखा कि बहुत ज़्यादा जनरली ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो चेयरमैन बन रहे थे, तो आपके आने से बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए पैटर्न में, तो वो सर आसान था कि डिफ़िकल्ट था? किस तरीके से आप वो चेंजेस लेके आए? देखिए, एक तो जो चेंजेस हमने किए उसके लिए एक मौका था जी। अधिकतर चेयरमैन 1 साल 1.5 साल के लिए बने, मेरे पास 6 वर्ष का समय था। जी सर। और जब आपका समय होता है तो आप जो कमियां देखते हैं जी उनको सुधारने की कोशिश करते हैं। जी सर। तो एक इशू मेरे सामने ये था। जी। दूसरा ये है कि जब पिछली बार रिफॉर्म हुए थे जी उनको 30 साल निकल चुके थे। बिल्कुल। बीच बीच में यूपीएससी ने एफर्ट किया, कुछ माइनर चेंज हुए। यूजीसी के एक चेयरमैन होते थे सतीश चंद्रा, उनकी कमेटी बनी। जी सर। उसके बाद से हमने ऐसे उसमें ऐड कर दिया। जी सर। फिर उसके बाद एक कमेटी बनी प्रोफेसर अलग के अंडर, उस कमेटी के रिकमेंडेशन कभी थ्रू नहीं हुए। तो मेरा मानना है कि जब मुझे 6 साल का समय मिला, तो मैंने सोचा कि जब इतना प्रयत्न किया जा चुका है तो उसको देखते हैं क्या क्या प्रयत्न हुए और क्यों नहीं ठीक हुए। जी। तो मैंने चुना कि पहले तो चेंज क्यों करना चाहते हैं। जी। जितने भी चेंजेस मैंने किए वो सब कैंडिडेट सपोर्टिव थे, जी। जिससे कैंडिडेट्स को आसानी हो जाए। फॉर एग्जांपल, एक विषय बहुत लोगों के दिमाग में रहता था कि यदि आपने अंग्रेजी में इफ यू रिटन योर आंसर शीट्स इन इंग्लिश, यू कैन गिव इंटरव्यू ओनली इन इंग्लिश। जी। बहुत से लोगों ने मुझे इस बात पे चर्चा की। तो मैंने कमेटी बैठाई और जेएनयू के वीसी थे और उन्होंने इंटरेक्ट किया। तो 2 बातें सामने आई कि व्हेन वी राइट एंड व्हेन वी टॉक, दोनों में बड़ा अंतर है। जी सर बिल्कुल। तो जब आप बोल के बात कहते हैं तो शायद जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल होते हैं उसमें अच्छा डिस्कशन कर सकते हैं। जी। तो हमने एक ऑप्शन क्रिएट किया कि आपने सब्जेक्ट किसी भाषा में लिखा होगा जी, बट साक्षात्कार या पर्सनैलिटी टेस्ट जी, यू कैन चूज योर लैंग्वेज। जी। दिस वॉज बिग चेंज। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से स्टूडेंट जो इंग्लिश में लिखते थे, बोलने में कमी थी, उनको फ़ायदा हुआ। जी सर बिल्कुल। और सर बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखा है हमने भी कि कम्युनिकेशन स्किल्स में और राइटिंग स्किल्स में बहुत अंतर हो जाता है कई बार। तो एक विषय ये था। दूसरा एक विषय हमारे सामने था कि धीरे धीरे एजुकेशन के स्टैंडर्ड बढ़ गए हैं। जी। तो सिलेबस में परिवर्तन होना आवश्यक था। जी। क्योंकि देश भी 30 साल पहले से लेके ऑलमोस्ट हम 60 साल आज़ादी के हो चुके थे, अब तो हम स्वर्णिम काल में हैं। जी सर। तो इस दौरान साइंस टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आया, बच्चों की क्वालिफिकेशंस बढ़ी। जी सर। लिटरेसी रेट 2011 के सेंसस में 80% पहुंच गया। जी सर। और जो बच्चे आ रहे थे वो मेहनती थे और ख़ुद पढ़ना भी चाहते थे। जी बिल्कुल। एक और फीडबैक हमारे पास था कि भाई कभी कभी ऐसा लोगों को लगता है कि यूपीएससी में पहले 2 ऑप्शन होते थे और 2 ही पेपर कंपलसरी थे। जी। क्योंकि यहाँ हर सब्जेक्ट का स्टूडेंट कैन अपीयर, वो हिंदी में है, संस्कृत में है, फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में, मेडिकल है। तो कॉमन 2 ही पेपर थे और 4 पेपर ऑप्शनल में थे। जी। तो ऑप्शन आपने क्या चूज़ किया, इस पे बड़ी बहस थी। जी सर। कि साहब ये आसान ऑप्शन है, इसमें ज़्यादा सिलेक्शन होंगे। जी। जबकि ज़रूरत ये थी कि हम कोशिश ये करें कि सिलेक्शन कॉमन फ्रेम पे होना चाहिए। बिल्कुल सर।
तो मेरे जो रिफॉर्म का मेन मुद्दा है जी वो ये है कि प्रिलिमिनरी फुल्ली एक ही प्लेटफॉर्म पे हो, जी हर स्टूडेंट के लिए एक ही टेस्ट है। जी तो उसमें पहले 2 पेपर होते थे, एक जनरल स्टडीज और दूसरा होता था ऑप्शनल सब्जेक्ट। बिल्कुल सर। उसमें बहुत शिकायतें थी उसमें, जी और लोग जो है जनरल स्टडीज की बात ही नहीं करते थे, ऑप्शन की तैयारी करते थे, कोचिंग कराते थे। बिल्कुल। और जो सिविल सर्विस की आत्माएं हैं, इंडियन आर्ट, इंडियन कल्चर, इंडियन हिस्ट्री, सोसाइटी, इसके बारे में ध्यान नहीं देते। बिल्कुल सर। तो हमने फोकस किया कि पहला पेपर इंडियन आर्ट, कल्चर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस पे होगा। जी उसमें 2 और चीज़ें हुआ करती थी जो हमने वहाँ से हटाई। एक होता था डेवलपमेंट इन साइंस टेक्नोलॉजी, जी सर। इंडिया स्टेटस, और दूसरा थोड़ा सा अरिथमेटिक्स, मैथमेटिक्स करके नंबर मैनिपुलेशन होता था। जी वो हमने वहाँ से हटाया। जी उसका कारण ये था कि पहला पेपर हम चाहते थे कि वो हिंदुस्तान की आत्मा हो। जी सर। और वो आत्मा क्या है? हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, कल्चर है, आर्ट्स है। जी सर। तो इसलिए आप प्रेजेंट पेपर आप देखेंगे, प्रीलिम पेपर 1 completely committed to knowing India जी सर। in all its color. राइट सर। Then there were lots of former bureaucrats, secretaries would say कि इन बच्चों का कम्युनिकेशन बहुत ख़राब है, जी they are not able to write notes on the file. जी They would also say कि जब इनका पहला प्लेसमेंट होता है, एज ए ब्यूरोक्रेट they have to deal with numbers. राइट। कितना रेवेन्यू आ गया, बिल्कुल। किसको कितना पैसा देना है, जी तो ये समझ ही नहीं है नंबरों की, क्योंकि लैंग्वेज का विद्यार्थी है, जी उसने मैथमेटिक्स पढ़ा नहीं है। जी तीसरी जो बात सामने आई कि साहब इनमें डिसीजन लेने का मादा नहीं है, जी एप्टीट्यूड नहीं है, कि जहाँ भी मुश्किल सा मसला देखा तो डिथर करते हैं। जी तो हमारे सामने 3 सवाल उठ गए अब। एक तो कम्युनिकेशन कैसे चेक करें इनकी, जी उनको इनकरेज करें। दूसरा, नंबर्स को कैसे समझें, जी क्योंकि पूरी गवर्नमेंट नंबरों पे है। बिल्कुल। ग्रोथ कितना हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुआ, लिटरेसी रेट कितनी है, कितनी महिला ने बच्चे दिए जो हॉस्पिटलाइज थे, तो नंबर्स हैं। जी नंबर मैनिपुलेशन है कि बिल्कुल। इस साल इतने हुए तो अगले कितने होंगे, तीसरे साल में कितने होंगे, प्रिडिक्ट किया हमने। बिल्कुल सर। तो बिना नंबर के गवर्नेंस हो नहीं सकती, हो नहीं सकते। बिना कम्युनिकेशन के गवर्नेंस हो नहीं सकती। जी दूसरा है कि ब्यूरोक्रेट लिसनर कैसे बने, कि वो समझे कैसे, किसी ने एक बात कही है उसको समझे और उसको समझ के 3-4 चीज़ों पर आर्टिकुलेट कर सके, जी जिसको हम कहते हैं कॉम्प्रीहेंशन। राइट। यदि ब्यूरोक्रेट किसी की बात नहीं सुनेगा और अपनी मनमानी करेगा तो ठीक नहीं है। बिल्कुल। पहले हम ऐसे लाए, पर ऐसे बाद में था। जी हमने सोचा कि इसको प्रीलिम में लाना चाहिए, राइट। क्योंकि अल्टीमेटली उसको सुनना है, कॉम्प्रीहेंड करना है। बिल्कुल सर। तो कॉम्प्रीहेंशन के लिए पैसेज लाए, वो ऐसे पैसेज जो 10+2 स्टैंडर्ड के थे। राइट। उसमें बच्चा उसको पढ़ेगा और उसमें से 5-6 आंसर करेगा। वो इंग्लिश में थे। वो इसलिए थे इंग्लिश में कि जहाँ हमने लैंग्वेज को ये फ्रीडम दी कि आप किसी भाषा में लिख के इंटरव्यू आप देंगे, तो बड़ा मेजर हटा दिया। जी दूसरा, जब मैं चेयरमैन बना तो मेरे सामने एक डेटा आया कि इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट है मेंस में, जी उसमें क्वालिफाई करना ज़रूरी है। बिल्कुल सर। और हमने पाया कि उसमें 8 से 9% बच्चे फेल हो रहे थे। जी वो इसलिए हो रहे थे कि उसको बहुत आसानी से लेते थे वो। ये क्वालिफाइंग है, वो तो क्वालिफाइंग है, जुड़ेंगे तो नहीं उसमें। तो हमने सोचा क्यों ना हम थोड़े से क्वेश्चंस इंग्लिश के प्रीलिम में डालें, जी जिससे उनको सीरियसनेस आ जाए और वो न हो। बिल्कुल। उसका फ़ायदा हुआ कि पहले साल में ही वो 8% से 3% रह गया। राइट। जबकि लोग इस बात को क्रिटिसाइज करते हैं कि हमने इंग्लिश वालों को मदद की, जी बट सच ये है कि उनकी फ़ायदा इस बात से हो गया कि उन्हें कंपलसरी पेपर देना था। जी थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने से वो भी बेहतर हो तो जाता। उसको वो फ़ायदा हो गया। जी मुझे याद है एक बच्चा कोई इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आया, अलावा उसके गोरखपुर में प्रोफेसर थे उसके फादर। जी बच्चा फेल हुआ, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, मैं एकेडमिक था। जी मैंने कहा भाई साहब मैं कुछ कर तो सकता नहीं इसमें, बट सच है कि आपको, मैंने पूछा बच्चे से, बोले नहीं साहब मैंने छोड़ दिया तो अंदर कर लूँगा इसको। जी तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की एक तैयारी करनी पड़ती है और उसका एक टेम्पो बनाना पड़ता है। जी सर बिल्कुल। तो इसलिए यदि अब आप देखें जो मैंने रिफॉर्म किया, प्रीलिम का जो रिफॉर्म है वो 3 पेपर्स में ट्रांसलेट किया, जी प्रीलिम 1 का,
और प्रीलिम का जो 2 पेपर है जी। उसके एक पेपर में ट्रांसफ़र किया। राइट। यदि आप देखें तो पहला पेपर इंडिया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, आर्ट्स, गवर्नेंस, जी इंडियाज इकोनॉमी, जी इसके बेसिस पे अब 3 पेपर हमारे जनरल स्टडीज़ के हैं। जी तो पहला हमने काम ये किया, प्रीलिम से ऑप्शन हटाया, जिससे हर बच्चा एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे, जिस टेस्ट के माध्यम से हम रिजेक्ट करते हैं लोगों को, जी वहाँ ये शिकायत न रहे कि नहीं साहब ये तो पेपर आसान था, हिस्ट्री में उसके नंबर ज़्यादा आ गए जी और मैं फेल हो गया। बिल्कुल। और ये लोगों ने एक्सेप्ट किया इस बात को। लोगों को कुछ दुविधा हुई, लोगों ने समझा कि मैथमेटिक्स है, लोगों ने गलत बात भी चलाई, जी मैथमेटिक्स है ये, जबकि मैथमेटिक्स नहीं था, नंबर थे वो खाली, जो बैंक के एग्जामिनेशन से भी आसान थे। जी फिर भी सरकार ने ये किया कि पेपर 2 को उन्होंने ऑब्जेक्टिव टाइप करके क्वालिफाई कर दिया। जी और तीसरा कंपोनेंट उसका ये था कि उसको डिसीजन मेकिंग आ जाए। जी डिलेमा होते हैं बहुत सारे, बिल्कुल। छोटे रिसोर्सेज हैं, किस में बांटें, करेक्ट बांटें, जी तो एक डिलेमा जो होता है वो एक डिसीजन मेकिंग का बड़ा हिस्सा होता है। जी सर। तो उस पर रिलेटेड क्वेश्चन डाले। लोगों ने कहना शुरू किया कि ये तो जो MBA का एग्ज़ाम होता है उसके तरह का है, उसके तरह का नहीं था। नहीं, बहुत रेलेवेंट, वो बिल्कुल ही रेलेवेंट था। सेक्रेटरीज ने, ट्रेनर्स ने जो बात कही, उनको बुला बुला के उनसे चर्चा की गई, तब वो पेपर क्रिएट किया। जी सर। उसकी कमेटी के चेयरमैन प्रोफेसर खन्ना, जो UGC के वाइस चेयरमैन थे, AICTE के चेयरमैन थे, काफ़ी काबिल आदमी थे। और 4 मेंबर की कमेटी थी, जी जिसमें मसूरी एकेडमी के डायरेक्टर वॉज ए मेंबर। तो बस सोच के उसको बनाया गया था। बिल्कुल सर। और कोशिश की गई थी कि जो एथिक्स के सवाल हैं वो हो जो हमारे ब्यूरोक्रेट के एग्जाम्पल हो, बिल्कुल सर। कि कलेक्टर साहब जब थे तो उन्होंने क्या डिसीजन लिया, तो वो सवाल था। जी ये बात अलग है कि कालांतर में बाद में हम चले गए तो अब उसको ऐसे ही बना दिया है जैसे मैनेजमेंट का टेस्ट है। जी लोग कहते हैं इस बात को, पर मेरा ऑब्जेक्टिव ही नहीं था। और मेरे ज़माने में और उसके 3 साल बाद तक, जब तक इम्पैक्ट रहा, जी वो पेपर ऐसे ही रहा। जी तो हम समझ सकते थे कि हमारे ब्यूरोक्रेट क्या करते हैं। तो एक जो मूल बात थी कि सब एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे एग्जाम करें। जी सर, वो पेपर लिखने में मज़ा भी आता था, क्योंकि उसी टाइम 11-12 में ही जो है जी बिल्कुल, ये सब होते थे। एग्ज़ाम दिया था, जी। तो अच्छा लगता था। अब बहुत जब सारे हमने मेंस में रिफॉर्म किया जी तो हमारे 2 मुद्दे थे सामने। जी एक तो है कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए, जी इंग्लिश पहले से कंपलसरी था, एक इंडियन लैंग्वेज थी, ऐसे था। जी ऐसे के भी हमने एक की जगह 2 ऐसे किए। जी पहले एक ऐसे लिखा जाता था, आपको पता होगा, जी सर। बाद में हमने 2 किए। उसका एक कारण है, जी एक ज़माने में बच्चे ने ऐसे लिखा, उसके 0 मार्क्स आए। माइट टीयर टू द पर्सन द कंट्री आस्क, कि साहब ऐसा हो नहीं सकता। जी हमने पाया कि बच्चे ने 40 पेज लिखे और उसमें 0 मार्क्स मिला। जी तो हमें लगा कि ज़्यादा लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, करेक्ट लिखना ज़रूरी है, रेलेवेंट लिखना है। जी तो हमने 2 टॉपिक किए। जी एक किया जो हमारी इकोनॉमी डेवलपमेंट से संबंधित है, दूसरा किया जो सोशल सेक्टर से। जी ये बात अलग है कि अगेन बाद के दिनों में उसको बिल्कुल अलग चेंज कर दिया। मेरे ज़माने में उसका ऑब्जेक्टिव था कि भाई एक सवाल पे चर्चा हम करवाएं। सोशल साइंस है, हेल्थ है, एजुकेशन है, हाउसिंग है, पॉवर्टी है। दूसरा हमारा डेवलपमेंट है, इंडस्ट्री है, जी डिफेंस है, इस पर चर्चा हो। जी बिकॉज जो गवर्नेंस के 2 एरियाज हैं वो ये है कि सरकार का जो मेन मुद्दा है गवर्नेंस का, वो सोसाइटी का डेवलपमेंट है, यूटिलाइजिंग इंडस्ट्री, इकोनॉमी एंड सपोर्ट टू डिफेंस। जी सर। तो इसलिए 2 ऐसे किए जी और लिमिट किया उसको कि इससे ज़्यादा नहीं लिखेंगे। जी तो गौ से बटाई, जी तो ये रिफॉर्म भी किया। दूसरा हमने ये कहा कि भाई जब यहाँ कॉमन है तो वहाँ भी कॉमन हो। तो 4 हमने जनरल स्टडीज़ के पेपर रखे। जी तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म बन गया बच्चे का, जिसमें से 4 वो और एक ऐसे 5 मेनली और कॉमन प्लेटफॉर्म। जी सर। एक ऑप्शन इसलिए रखा गया, देश में एक कोचिंग की कल्चर है, ज़्यादातर बच्चे कोचिंग में जाते हैं। क्या कारण है मैं कह नहीं सकता। तो यदि हम वो भी ऑप्शन हटा देंगे तो बच्चे यूनिवर्सिटी जाना बंद कर देंगे। राइट। हमने ये सोचा था और हमारी सोच अभी भी है कि बच्चे को यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। जी यूनिवर्सिटी जाने से उसकी पर्सनैलिटी बनती है। जी वहाँ तरह तरह के डिफरेंट तरह के बच्चे आते हैं। बिल्कुल। साइंस वाला ह्यूमैनिटीज से इंटरेक्ट करता है, इंजीनियरिंग वाला म्यूज़िक वाले से बात करता है, डिफरेंट एक्टिविटी होती है, उसमें पार्टिसिपेट करने से पर्सनैलिटी निखरती है।
सर एक यूनिवर्सिटी का हमें लगता है कि एक छोटा सा भारत जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर बसता है। यूनिवर्सिटी की कैंटीन में जब बच्चे बैठते हैं, शोर करते हैं, डिस्कशन करते हैं, जी वो एक ऐसा मुद्दा है जो कहीं मिलता नहीं। बिल्कुल सर। तो मेरा एक फर्म बिलीव था बीइंग एन एकेडमिक, जी ये सजेशन बार बार आए कि साहब इसको भी हटा दें। जी एज ए चेयरमैन आई पुट माई फुट डाउन, आई सेड ये नहीं हो सकता, आई वॉन्ट टू। ये बात अलग है कि बच्चों ने वो ऑप्शन नहीं लिया। मैंने अपनी तरफ से रिकमेंड ये किया था कि जिस एरिया में बच्चे ने डिग्री हासिल की है जी उसी एरिया में से ऑप्शन ले। बिल्कुल यदि इंजीनियरिंग का है तो साइंस और इंजीनियरिंग में से ले, जी मेडिसिन का है तो बायोलॉजी, मेडिसिन, डेंटल से ले, जी एग्रीकल्चर वाला है तो साइंस वाले में आए, जी और आर्ट वाला कहीं से ले। तो दिस फ्रीडम आई वांट टू गिव। राइट सर। सर कई बार ऐसा देखा है कि ऑप्शनल में, क्योंकि ऐसे बहुत सारे आंसर्स हैं जो आपने बिना पूछे ही जो है जी बहुत सही से चीज़ें पता चल गई। ऑप्शनल में सर कभी कभी ऐसा होता है कि किसी सब्जेक्ट में बहुत कम नंबर आ गए, एक जनरल ट्रेंड के तरीके से किसी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा नंबर आ गए, तो ऐसा फ्लक्चुएशन होता है, मतलब क्यों देखिए ऐसा ऐसे देखने है को मिलता कि यूपीएससी बीइंग ए कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, वी ऑल नो दैट इट हैज स्टैंड फॉर क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड, अनबायसनेस। जी सर। The highest court of India has supported what UPSC does. जी सर। UPSC got a big, large resource of the country. राइट। We get the best academics to come and set question papers. जी सर। And they are given all kinds of freedoms. And they being the best in the business, they set up the question paper based on the curriculum. राइट सर। Curriculum have been designed based on large number of discussions across the country राइट। to the best of the people. And this curriculum has come. राइट। गैप क्या है कि अलग अलग यूनिवर्सिटी में करिकुलम डिफरेंट है। जी बच्चे समझते नहीं है कि यूपीएससी में हमने कॉमन करिकुलम डाला है जो क्वालिटी का है, बिकॉज वी आर चूजिंग द बेस्ट 1000 पीपल टू सर्व गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जी सर। दिस इज द मोस्ट प्राइड जॉब पॉसिबल। इट्स ऑलमोस्ट लाइक सेलेक्टिंग ए कैंडिडेट फॉर IIT-JEE, बिल्कुल सर। जहाँ बेस्ट ही आते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ जब हम IAS में टॉप 200 लेना चाहते हैं तो वी वांट टू लुक हिम इन द बेस्ट बिल्कुल एकेडमिकली एज वेल एज ए पर्सनैलिटी। राइट सर। तो स्टैंडर्ड थोड़ी ऊंचे हैं। बिल्कुल। स्टैंडर्ड इस तरह के हैं कि जो बेस्ट ऑफ द कंट्री में एक्सेप्टेड है। बिल्कुल सर। फॉर एग्जांपल दिल्ली यूनिवर्सिटी का करिकुलम, हाँ। AMU का करिकुलम, जी BHU का करिकुलम, जी सर। यदि आप इनको देखें तो स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ के इनके करिकुलम बहुत बेहतर है। जी सर। अच्छा, करिकुलम में क्या है, बहुत सारे बच्चे यूज्ड हो जाते हैं जब वो कॉलेज से में किया उन्होंने, यूनिवर्सिटी से नहीं किया है, तो करिकुलम वहाँ पे लिखा जाता है यूनिट वाइज। जी यूपीएससी में करिकुलम लिखा गया है एक पैराग्राफ में, बिल्कुल। और उम्मीद ये की जा रही है कि भाई जो टॉपिक दिया गया है उस पर किसी भी मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। बिल्कुल सर। यदि हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस विद नेबर्स है तो मैं इसमें नहीं लिखूंगा कि पाकिस्तान से कैसे हैं, मालदीव से कैसे, नेबर्स है नेबर्स। बिल्कुल। यदि मल्टीलेटरल ग्रुप से हमारे रिलेशनशिप्स हैं तो सार्क में कैसे हैं, आसियान में कैसे हैं, ये तो एक्सपेक्टेड है। जी सर। तो बच्चों को ये समझना चाहिए कि यूपीएससी का करिकुलम बेस्ट चुनने के लिए है, और वो यूनिवर्सिटियों से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के लेवल्स को आपको पास करने के लिए रखा है। जी ये सिलेबस सिलेक्शन के लिए रखा है। बिल्कुल। तो यहाँ तो सरकार चाहती है बेस्ट लेना, तो हम बेस्ट टेस्ट देना चाहते हैं, और रिसोर्स जो अवेलेबल है फैकल्टी की वो बेस्ट है। राइट। तो हम यूपीएससी उनसे नहीं कहते हैं आप कैसा पेपर सेट करें, जी हम उनसे दो ही बात कहते हैं कि ये पेपर ऐसी कोई चीज़ में नहीं होनी चाहिए जो देश की आत्मा के विरुद्ध हो। बिल्कुल सर। बहुत पहले केस हो गया था इसमें शिवाजी के ऊपर, महाराज शिवाजी के ऊपर कुछ छोटा सा हल्का कमेंट जी हिस्ट्री के पेपर में पूछ लिया था। तब से हमने इंस्ट्रक्शन दिया कि भारत की आत्मा पे चोट आप नहीं करेंगे, जी बाकी के आप फ्री हैं। जी सर। बिल्कुल। अब इसका जो भी मतलब लोग लगाएं वो लगाएं, बट ये सच है, हम नहीं चाहते हैं कि साहब एक के विरुद्ध दूसरे को करें, वो नहीं। हाँ, किसी की भावनाएं आहत हो या हाँ, तो ये नहीं आप कर सकते। हम चाहते हैं ऐसे ब्यूरोक्रेट जो अनबायस्ड हों, देश की आत्मा को समझते हों। जी। तो हम टेस्ट भी ऐसा देना चाहते हैं जो हर एक को एक्सेप्टेबल हो जी सर। और अच्छे लोग चुने। जी सर। तो मेरा तो यही मानना है कि करिकुलम बहुत अच्छा है, जी बेस्ट लोग बनाते हैं। हम अपनी तरफ से कोशिश नहीं करते हैं कि आसान बने, डिफ़िकल्ट बने। जी। जो पैरेलल एजुकेशन देश की है वो इनको बताती है कि भाई तुम ये ले लो। ये भी यूपीएससी हर साल ये डिक्लेयर करती है एनुअल रिपोर्ट में कि इस साल इस सब्जेक्ट में बैठने वालों में से
कितने परसेंटेज पास किए। राइट। तो इससे पता लगता है जो कॉमन सब्जेक्ट हैं उनमें से पास परसेंटेज कम होती है। बिल्कुल, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री में 3000 बैठे, 7% क्वालिफाई करे तो 21 बच्चे आ गए जी, या 210 बच्चे आ गए। 3000 का 7 कितना हुआ? 210। 210 तो 210 है बिग नंबर। जब फिजिक्स में 10 ही बैठेंगे, 100 बैठेंगे और 12% है तो 12 बच्चे आएंगे। तो देखने को 12 हैं बट वो 12% है। राइट। तो ऐसा नहीं है। तो जो बच्चे होशियार हैं, जिनको कॉन्फिडेंस है, वो वही सब्जेक्ट ले रहे हैं जो ग्रेजुएशन के। सर मैं ये बात बताना चाहता हूँ क्योंकि भाई बिलोंग टू दिस सेटअप, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मार्केट में मिसगाइडेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। लोग बच्चों को पढ़ाने के बजाय, क्योंकि जब मैं तैयारी करता तो मैंने खुद देखा है कि साहब एक इंस्टीट्यूट के पास गए, हमने उनसे पूछा कि साहब ऑप्शनल क्या लें, तो उन्होंने एक ऑप्शनल जो सिर्फ वो पढ़ाते थे उसकी तो तारीफें कर दी कि यही है, सब लोग यही लेते हैं। देखिए, ऑप्शन चुनते वक्त बच्चों को 2 चीज़ों का ध्यान रखना है जी। एक है कि जो सब्जेक्ट आपने 3 साल ग्रेजुएशन पढ़ा है, यदि आपको थोड़ा भी दिल उसको पढ़ने में था तो आपको उसकी वोकैबुलरी आती है जी, बिल्कुल। आप उसकी किताबें आपको आती हैं जी, आपके अच्छे उस्ताद या टीचर थे, तो आपको एक ग्राउंड अवेलेबल है। बिल्कुल। यदि आप बिल्कुल ही बेहुदा स्टूडेंट थे और आपको समझ ही नहीं थी और आपने किसी तरह से एग्जाम पास किया है, पास कर, तब आप कोई भी चूज करें जो आपको दिल से पढ़ सकते हो। जी। मेरा हमेशा मानना है कि जो सब्जेक्ट पढ़ा है उसी को लीजिए। इंजीनियरिंग में डिफिकल्टी थी एक ज़माने में जी, क्योंकि इंजीनियरिंग 4 साल का सब्जेक्ट था। राइट। बीए 3 साल का होता था। जी। तो इंजीनियरिंग वालों को ये कहना था सब करिकुलम में मिस बैलेंस है। जी। हमारा 4 साल का, इनका 3 साल का। तो हमने उसमें एक रिफॉर्म ये किया था कि जो 4th ईयर के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं जी, उन पर नहीं पूछेंगे हम। राइट। तो एक करने की कोशिश की थी। जी। तो इंजीनियरिंग का जो अच्छा स्टूडेंट है वो अभी भी इंजीनियरिंग का वो सब्जेक्ट लेना चाहिए उसको। बिल्कुल। साथ ही साथ जो इंजीनियरिंग में विद्यार्थी आ रहे हैं या मेडिकल में आ रहे हैं, उन्होंने केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स बहुत अच्छी तरह से 10+2 तक किया है। उन्होंने जेई किया है, उन्होंने नीट किया है, दे आर वेरी गुड इन इट। और जब अपना सब्जेक्ट पढ़ते हैं, खासतौर से इंजीनियरिंग में 3 कोर्स फिजिक्स करते हैं, 2 केमिस्ट्री करते हैं, 3 मैथमेटिक्स, सो दे आर इक्वली गुड एज ए बीए इन साइंस। राइट सर। तो उनके पास स्कोप है। बिल्कुल। पर डिफिकल्टी ये है कि जो पैरेलल एजुकेशन है उसमें साइंस की कोचिंग वाला नहीं है। बिल्कुल। तो डिसीजन टू टेक इज नॉट डिसाइडेड बाय यूपीएससी। यूपीएससी डज नॉट फेवर एनीथिंग। राइट सर। यूपीएससी इज एन अनबायस्ड ऑर्गेनाइजेशन। Their desire is to choose the best among the whole lot. बिल्कुल सर। मैं भी सर जो स्टूडेंट्स पूछते हैं ऑप्शनल के लिए, तो मैं उनको यही सलाह देता हूँ कि साहब आपको ऐसा फील होना चाहिए कि अगर 100 स्टूडेंट हैं जो एग्जाम दे रहे हैं, उसमें से आई विल बी देयर इन टॉप 5, टॉप 10। Absolutely. सो इफ आई कैन डू दैट, जैसे एक बच्चा था सर, उसने जोलॉजी लिया, आई एनकरेज हिम टू टेक जोलॉजी कि भाई आपने जब बैचलर्स में पढ़ा है, आपको क्यों किसी और चीज में जाना है। जी। तो ह्यूमैनिटीज में देख लीजिए, जिसने लॉ किया है उसको क्यों ज्योग्राफी लेना है? बिल्कुल सर। या जिसने बीए इकोनॉमिक्स किया है उसको क्यों लेना है? इकोनॉमिक्स आत्मा है देश की। बिल्कुल सर। जी। बट लोगों ने हटा के रखा है। सर एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जिस पे काफ़ी लोग सवाल करते हैं, पूछते हैं, एथिक्स का जो इंक्लूजन हुआ। एथिक्स जब मसूरी जाते थे एकेडमी में, तो वहाँ पे भी पढ़ाया जाता था, तो वहाँ से हटा के तैयारी में जो एथिक्स रखा गया, मैंने आपका एक लेक्चर सुना था, इस वजह से मुझे तो पता है आपका आंसर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सब लोग उस चीज़ को जाने, एथिक्स को तैयारी में क्यों रखा गया सर? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। मैंने जैसे कहा ना कि देश की आत्मा है। जी। देश की एक संस्कृति भी है जी। और वो संस्कृति हमको इस बात से गाइड करती है कि हम ईमानदार हैं। जी। जो आपकी ज़िंदगी के 4-5 मेन रिक्वायरमेंट है कि आप सच बोलें, जी, आप ईमानदार रहें, आप में कंपैशन हो, और आप डिसीजन लेते वक्त अनबायस हो। जी। ये जो 4 चीज़ें हमको ज़िंदगी भर सिखाई गई हैं, जी, इनको गवर्नेंस में कैसे यूज़ करें सो दैट आप एक ईमानदार अफसर बने और जो नीडी है उसकी बात समझें और उसको ड्यू दे दें, ये एक इसका मसला है। जी। When our chairman communicated to me, so the candidate who comes, they come with different motives. बिल्कुल सर। वो क्या मोटिव्स हैं उस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए, बट वो मोटिव ऐसे नहीं हैं जो उन हमारे 4 मूल तत्वों पे निर्भर है। ईमानदार बने, अनबाइस्ड हों, पब्लिक मनी को अपनी न समझे, मतलब समझे,
उसको दुरुपयोग न करें। और ये जो गुण हैं हमारे, इसके बियॉन्ड थे। जी। तो हमने सोचा कि कम से कम थोड़ा तो इनके दिमाग में जाएगी बात। हम अर्ली स्टेज में जब हम उसको टेस्ट भी करना चाहेंगे, और एग्जाम्पल के तौर पर हमने दिया कि हमारे अधिकारियों ने एक गिवन सिचुएशन में क्या डिसीजन लिया। वो डिसीजन दिया और हमने उनसे पूछा कि बताओ ये आप होते तो क्या डिसीजन लेते, क्यों लेते, उसको जज करो जी। तो हम चाहते हैं कि भैया आप बताओ क्या करोगे। तो बहुत सोच समझ के किया था। इसमें हमने कोई थीसिस नहीं पूछी, थ्योरी नहीं पूछी। हमने नहीं कहा कि साहब ये कांत की थियरी है, विवेकानंद के विचार हैं। ये तो हम ब्यूरोक्रेट के विचार चाहते हैं। उन 4 मुद्दों पे आप ईमानदार रहें, ईमानदार होके बिना डरे डिसीजन करें, रिसोर्स कम है तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करें, कंपैशन हो। ये 4 मूल तत्व हैं उसके, वही हमने कहा है। आपने देखा होगा उसके सिलेबस में न कोई धर्म है न कुछ है। बिल्कुल। उसमें गीता नहीं है, उसमें कुरान नहीं है, उसमें गुरु ग्रंथ साहब नहीं है जी। उसमें हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने कब डिसीजन क्या लिया, उसके क्या इम्पैक्ट हुए, उसकी चर्चा है। और मैं समझता हूँ कि किसी ब्यूरोक्रेट को ये जानना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर। और ये फीडबैक हमारे पास था। मैं तो ये कहूँगा कि हमारे जो आज के पीएम हैं उसको कुछ साधुवाद भी करूँगा। मैं नहीं है इसलिए कोई प्राइम मिनिस्टर है, पर जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तो मुझे याद है कि मेरा 2 बार उनसे इंटरेक्शन हुआ। मैं चेयरमैन था, वो सीएम थे जी। तो मुझे उन्होंने 2 प्रश्न पूछे कि भाई देश की एथिक्स की कुछ करिए। तो मुझे 2 साल लगे उसको समझने में जी। और मुझे समझ आई, और वो इसलिए आई कि मैं जब ग्वालियर में डायरेक्टर था पहली बार जी, मैंने मैनेजमेंट के प्रोग्राम में एथिक्स का पेपर रखा जी। क्योंकि मैंने पाया कि जो कंपनीज हैं उनमें इतना टांग घिसाई है कि इतने अनफेयर मीन्स यूज़ कर रहे हैं, किसी को नीचे लाने के लिए, किसी को ऊपर लाने के लिए जी। यहाँ से पैसा निकाला, वहाँ पैसा किया। तो आई ब्रॉट व्हेन आई वाज इन ग्वालियर डायरेक्टर पेपर्स ऑन एथिक्स। तो व्हेन ही एंड मेनी अदर एकेडमी चेयरमैन आस्क्ड मी कि सर ये बिल्कुल डिफरेंट मोटिव से आ रहे हैं, कुछ तो करिए। आई ब्रॉट दिस पेपर इन, और इसको बनाने में देश के बहुत ही गुणी व्यक्तियों को बुलाया जी। मैंने नहीं किया उसको, 5 बड़े अच्छे 6 जो ब्यूरोक्रेसी से आए, एकेडमिक से आए जी, IIT से आए, उन्होंने मिलके बनाया जी। और मैं तो कहूँगा मुझे वो खुशी है कि लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा काम किया जी। नहीं सर, बहुत अच्छा पेपर है। उसका जब तक हमको किसी चीज़ का कॉज नहीं पता होता है तो एक अलग ही चर्चा चल रही होती है। जैसे आजकल स्टूडेंट्स में क्या हो गया है कि कई बार मैंने उनसे कहा कि भाई बहुत सिंपल पेपर, इसकी तैयारी करना बहुत आसान है। अपने यू कैन नॉट लर्न एथिक्स, यू नीड टू इनकलकेट एथिक्स। तो जब वही उम्मीद थी कि वो खुद ही सोचेंगे, और वो चीज़ें जो जीवन में किया है उन्होंने जी, स्कूलों से बड़े हैं, पेरेंट्स से बताया है, समाज अच्छी चीज़ें बताते, बहुत ख़राब नहीं बताता जी। तो कुछ सीखे उससे। उसको एकदम ऐसा फिलॉसफी का जो है एग्जाम बना दिया गया है कि साहब नहीं, मेरा बिल्कुल उद्देश्य नहीं था जी। हमारे ब्यूरोक्रेट ने बहुत अच्छा काम किया है, उन्होंने डिसीजंस भी अच्छे लिए हैं, वही केसेस हम वहाँ करना चाहते हैं जी सर। एक और बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है सर कि अक्सर बच्चे ये सवाल पूछते हैं कि साहब यूपीएससी जो है वो इंग्लिश मीडियम और बाकी जो अदर रीजनल लैंग्वेजेस हैं उस मीडियम में पार्शियलिटी करता है। खासतौर पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स ये सवाल पूछते हैं। तो देखिए, हिंदी मीडियम वालों को तो प्रश्न करना ही नहीं चाहिए जी। बाकी के लैंग्वेज के ज़रूर कहते हैं कि साहब हिंदी वालों को फेवर है। पहली बात यह कि हमारा जो यूपीएससी का पेपर है वो इंग्लिश और हिंदी में जी, बाइलिंगुअल है। तो इट्स ए बिग फेवर राइट दैट यू कैन रीड आइदर इन इंग्लिश और हिंदी और बोथ द क्वेश्चन पेपर जी। सबसे बड़ी बात ये होती है कि प्रश्न को पढ़ के आपको समझ में आ जाए कि क्या पूछा गया है, आधी लड़ाई तो उसमें जीत जाती है। बिल्कुल सर। तो हिंदी भाषियों के लिए तो सबसे बड़ा फायदा है। बिल्कुल सर, पहली बात। दूसरी बात है कि यूपीएससी में कभी ट्रांसलेशन हुआ नहीं जी। क्वेश्चन पेपर अंग्रेजी में नहीं बनते हैं जी, हिंदी में ही बनता है जी। क्योंकि इस देश में ऐसे प्रोफेसर्स हैं, कोई कमी नहीं है। बिल्कुल, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ ना हिंदी में जी, कि वो अपने विचार साइंटिफिक हो, टेक्निकल हो, लॉ हो, वो हिंदी में रख सकते हैं। बिल्कुल सर। तो ये कैनार्ड है कि साहब गूगल ट्रांसलेशन होता है, ये मिथ्या है जी। अच्छे लोगों ने हिंदी में सोच के बाकायदा, तो हिंदी भाषियों के लिए तो बहुत फेवर है जी।
दूसरा, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने तो यहाँ तक भी करेक्ट कर दिया है कि आप जिस भाषा में चाहे इंटरव्यू दें, जी उनकी सुविधा के लिए अब यूपीएससी एक इंटरप्रेटर भी रखती है, जी जिससे डाउट ही ना हो आपको। हिंदी भाषियों को खासतौर से कष्ट नहीं होना चाहिए कि पहले पहले ऐसे होता था 75, 80, 85 तक कि अधिकतर लिटरेचर इंग्लिश में उपलब्ध था। पर यदि आप देखें, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, जी जहाँ बीए और एमए अब हिंदी माध्यम से पढ़ाए जाते हैं, जी तो उनके पास लिटरेचर है अब। हम्म, कमी इस बात की है कि उनको मेहनत करनी है। बिल्कुल। ऐसा लोगों ने मुझे बताया है, एक डेटा कहीं सर्कुलेट हो रहा है, मेरा टर्म खत्म होने वाला था जब ये डेटा आया था, तो एज ए चेयरमैन मैंने उसे देखा नहीं है, बट मुझे पता है, मैंने इनडायरेक्टली देखा है। जी अधिकतर लोगों का ये कहना है कि जो लोग हिंदी माध्यम से आ रहे हैं बच्चे, जी उनका डिग्री में अटेनमेंट्स हाँ बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। जी तो मैं गुजारिश आपके माध्यम से करूँगा जी कि हिंदी माध्यम में जो बच्चे अच्छा एमए करके आ रहे हैं, अच्छा बीए करके आ रहे हैं, वो बेटर सक्सेसफुल हो गए। जी। ये ऐसा डर हो गया है सर कि जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं हिंदी माध्यम के, वो अपना मीडियम एग्जाम में चेंज करके इंग्लिश ले लेते हैं। मैं तो कितनी बार जब मेरे से मिलते हैं, पिछले 10 साल में कम से कम हज़ारों बच्चे मुझे मिले होंगे, मैंने उनको समझाया है कि जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो करें। जी और कोई, और ये मैंने ये एस्टेब्लिश कर दिया था अपने ज़माने में कि लैंग्वेज के किसी व्यक्ति को आप कम नंबर नहीं दे सकते। जी दैट द कमीशन इंश्योर्स। राइट सर। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है इसमें, कोई बायसनेस नहीं है, ये सिर्फ कैनार्ड है। जी सर। Commission is completely unbiased. I can vouch for commission even for today, though I'm out for 15 years now, 10 years. But I can vouch commission cannot make a mistake on it. जी सर। सर एज एन एकेडमिशियन, जो इंडिया का एजुकेशनल सिस्टम है, चाहे वो स्कूल्स की हम बात करें, चाहे कॉलेजेस की बात करें, आपको क्या लगता है उसमें भी क्या सुधार होना चाहिए? देखिए, नई पॉलिसी आई है एजुकेशन की 2020 में, जी 5 वर्ष हुए हैं, उस पर काम हो रहा है। जी तो जब नई पॉलिसी बनती है तो वो पुराने में क्या खामियां थी और क्या होना चाहिए, उनको मिला के एक पॉलिसी बनती है। जी तो मुझे लगता है कि NEP 20 जब लागू होगी और अगले 5 साल में हो जाएगी, जी तो जो भी खामियां वो ठीक होंगी। बट जो चीज़ हमें ध्यान में रखने की है वो ये है कि लिटरेसी बढ़ रही है। जी प्राइमरी एजुकेशन में लिटरेसी ऑलमोस्ट 100% है। जी सर। तो अब जो लर्नर है वो पहले के मुकाबले बढ़ गए हैं संख्या। जी ये बात हो सकती है अटेनमेंट डिफरेंट हो। जी तो मान लिया पहले मैं आई ग्रेजुएटेड स्कूल में था तो 35% लिटरेसी रेट थी, जी 2011 में 81% थी स्कूल लिटरेसी। तो आप समझ ही सकते हैं कि यदि 30% के 80% अच्छे बच्चे होंगे तो कितने बने? 24%। 80% के 30% बनेंगे तो भी ज़्यादा नंबर होगा। तो क्वालिटी स्टूडेंट्स अवेलेबिलिटी हैज़ इंक्रीज्ड। राइट सर। तो कंपटीशन हैज़ इंक्रीज्ड। बिल्कुल। तो ये कहना कि एजुकेशन में कोई डिक्लाइन हुआ है, ये मैं मानता नहीं। जी मैं तो कहूँगा ज़्यादा नंबर बढ़े हैं, ज़्यादा नंबर बढ़ने से अच्छे बच्चे ज़्यादा आए हैं और कंपटीशन बढ़ा है। जी नहीं सर, सवाल का जो मेरा कॉन्टेक्स्ट था वो मैं आपको एक बार बताता हूँ, जो आपकी, मैं आप एकदम सहमत हूँ आपकी बात से। जैसे भी क्या हो गया कि स्कूल्स में जैसे हम लोगों के टाइम पे एग्ज़ाम होते थे, रेगुलर एग्ज़ाम होते, एक थोड़ा सा प्रेशर था, तो प्रेशर को देखते हुए अब ये हो गया है कि काफ़ी हद तक मतलब 10 तक एग्ज़ाम्स ही करवाने स्कूल से बंद कर दिए और देख रहे हैं कि सब बच्चों की एकदम अनरियल सी परसेंटेज 99%, 100%। तो एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चन हैं उनको इतना डाइल्यूट कर दिया गया है कि जब वो बच्चे कंपटीशन में आते हैं तो इतना ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो ओवर अचीवर्स रहे हैं हमेशा से। और ये चीज़ जब जेई की प्रिपरेशन करते हैं उसमें भी हमने देखा है, और जब सिविल सर्विसेज में भी देखते हैं उसमें देखा है कि उनकी जो एक्सपेक्टेशन होती है क्वेश्चन पेपर से या एग्जामिनेशन से, कंपटीशन से, वो मैच नहीं हो पाती है स्कूल के उसमें। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि नहीं स्कूल करिकुलम को थोड़ा सा ये जो कंटेक्स्ट है ना, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। जी। एक तो कभी भी इस देश में 9th-10th बिना एग्जाम के नहीं हुआ। जी। The only time people were promoted up to 8th standard। ये साइकोलॉजिकल बहुत सारी थियरीज अवेलेबल है
जी कि बच्चे का एवेल्युएशन जो NEP में भी कहा है, जी एग्ज़ाम बेस्ड ना होके कंटिन्यूस होना चाहिए। जी NEP का जो मेन मुद्दा है वो ये है कि स्टूडेंट एवेल्युएशन हैज़ टू बी कंटिन्यूस सो दैट ही लर्न्स एवरीथिंग कंप्लीटली। बिल्कुल। पहले क्या होता था यूनिवर्सिटी में, एग्ज़ाम मार्च में होता था, फरवरी से पढ़ाई किया मैंने, 1 महीने में कोचिंग गया और एग्ज़ाम पास कर दिया। बिल्कुल। अब ऐसा नहीं है जी। अब यूनिवर्सिटी में आपको इंटरनल असेसमेंट है जी। 2 इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं, 1 यूनिवर्सिटी का होता है। ये लोगों की समझ में नहीं आ रहा है, ये दिक्कत है। राइट। दुनिया भर में एवेल्युएशन कंटिन्यूस होता है। ये जो प्रॉब्लम आई है वो इसलिए आई है कि हमने क्वेश्चन पेपर को यूनिट बेस बनाया और पर यूनिट क्वेश्चन आंसर आए जी। और एवेल्युएशन का जो तरीका था वर्बोस ना होके पॉइंट वाइज है। राइट। तो इसलिए मार्क्स बढ़े। ये बात भी सही है आपकी कि जब बच्चों को लगता है मैं 10th में ऐसा था, ये देखा गया है कि 10th में यदि आपके 90% थे, 11th 12th में जाते हैं तो आप घट के 70 आ जाते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी की पढ़ाई नहीं है। यूनिवर्सिटी दे आर स्टिल डूइंग बेटर। राइट। बट UPSC इज नॉट यूनिवर्सिटी। राइट। UPSC इज एन एग्जाम कंडक्टेड फॉर ऑल पीपल टू गो थ्रू इट टू गेट सेलेक्टेड। तो डिग्री ऑफ डिफिकल्टी हाई है। बिल्कुल। नहीं सर, UPSC तो मुझे लगता है इतना लेवल प्लेइंग फील्ड है कि सबके लिए बराबर है। इसलिए तो वैरायटी है, हर तरह का बच्चा है उसमें, उसको पर कम्पीट तो यहाँ करना है ना आपको। बिल्कुल। तो करना ही पड़ेगा। जी। एक और चीज़ सर देखी गई है कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स का सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। मैं खुद इंजीनियर हूँ, साथ में दोस्त भी हैं। तो आपको क्या लगता है इसका क्या रीज़न हो सकता है? देखिए, मैं नंबर तो मुझे पता नहीं है कि बढ़ गए। मैं नंबर बताता हूँ सर। लास्ट ईयर 60% ऑफ द कैंडिडेट्स वर इंजीनियर्स। यदि आप जो कह रहे हैं वो सच है तो इसके 2 मुख्य मुद्दे हैं। जी। एक तो है कि जो भी बच्चा होशियार है इस देश का 10th में साइंस लेता है, माँ बाप चाहते हैं कि वो साइंस ले। जी। फिर 11th 12th में आता है तो फिर साइंस ले। तो ह्यूमैनिटीज़ में जाने वाले बच्चे बाय देयर ओन चॉइस, बाय ओन चॉइस ऑफ पेरेंट्स, जी, दे टेक साइंस सब्जेक्ट्स। राइट। जो जॉब सिनेरियो है अदर देन गवर्नमेंट, 70 to 80% जॉब्स इन द कंट्री रिलेट टू साइंस सब्जेक्ट। बिल्कुल सर। या मैथमेटिक्स हो या नंबर गेम हो, जी, डेटा एनालिटिक्स हो, तो ये साइंस है। जी, ये बच्चे डेफिनेटली होशियार हैं। बिल्कुल सर। दूसरा क्या है कि जितने प्रोफेशनल कोर्सेज हैं इन दिस कंट्री वो सब एक एग्ज़ाम के माध्यम से होते हैं। जी, उनमें डायरेक्ट एडमिशन नहीं है। जी, ठीक है। ये बात अलग है कि यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए अब CUET शुरू हो गया है। जी सर। पिछले 2 साल से, तो वहाँ भी मुश्किल आ रही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो कमज़ोर कॉलेज के बच्चे थे वो CUET नहीं पास कर पा रहे हैं। पैरेलल कोचिंग स्टार्ट हो गई तो उनको भी धीरे धीरे आदत हो जाए कंपटीशन में जाने की। सही। तो इंजीनियरिंग में जाके उनको कंपटीशन में कैसे आंसर करना है इसकी आदत हो जाती है। जी। एक तो ब्राइट स्टूडेंट, ऊपर से कंपटीशन देने की तैयारी। आधे बच्चे, करीब 10 लाख बच्चे IIT JEE में बैठते हैं। JEE के एग्ज़ाम का जो स्टैंडर्ड है वो सिविल सर्विस के स्टैंडर्ड जैसा है। बिल्कुल। तो दे आर यूज्ड टू, राइट। ऑब्वियसली उनकी 4 साल पढ़ाई हो रही है, 4 साल में उनको ग्लोबल लेवल की पढ़ाई हो रही है। राइट। नौकरी में जॉब लेने के लिए compete करना पड़ रहा है। जी। इंजीनियरिंग में करीब 15 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, जॉब है 60,000, तो compete करके जॉब ले रहे हैं। तो कंपटीशन उनके ब्लड में आ गया है। जी। तो किसी कंपटीशन को क्रैक करते हैं वो। राइट। दैट्स व्हाई दे आर गुड। ये कारण है इसका। बिल्कुल सर। एक और रिफॉर्म आप लाना चाहते थे जो किसी वजह से नहीं हो पाया, एज के रेगुलेशन का, एज कम करने का, जो हम देख रहे हैं धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं जी, उनके लिए खासतौर से मैंने सोचा था, डेटा मुझे रखा गया और कहा गया कि साहब ज़्यादातर बच्चे, और मसूरी एकेडमी ने खासतौर से कहा जी कि साहब 27-28 की इनकी उम्र हो जाती है, जी, दे आर नॉट ट्रेनेबल। राइट। इनके अपनी सोच फिक्स कर जाते हैं, समाज से जो सीख के आते हैं वो करते हैं। जी। 10 to 12% बच्चे मैरिड हैं ऑलरेडी, तो परिवार की रूट्स उनकी जम गई हैं, तो उनमें
एक ट्रेनेबिलिटी की कमी है। हमने इसको आर्ग्यू किया और हमने देखा कि हम बच्चे को जब बीए फाइनल में है उसको हम अलाउ कर रहे हैं बैठना जी। और सबसे बड़ी बात होती है कि ये स्पोर्ट्स में भी लागू है, जीवन के किसी हिस्से में लागू है, कैच देम यंग। राइट। और यंग में एनर्जी होती है। बिल्कुल। इसीलिए जैसे अभी आपने देखा है कि आईपीएल में एक 14 साल का बच्चा है जी। क्रिकेट खेल रहा है, 14 साल में मसल्स भी नहीं बनती है, सेंचुरी बनाएगी। बिल्कुल। तो टैलेंट है ना। बिल्कुल सर। तो जितनी जल्दी टैलेंट को पकड़ेंगे, तेंदुलकर हैं 16 साल के थे, भारत रत्न बने। बिल्कुल सर। तो यदि टैलेंट को जितनी जल्दी आप लेंगे उतना ही उसको नर्चर कर सकते हैं। बिल्कुल सर। अब हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि इसकी एज बढ़ते बढ़ते 32 हो गई। ठीक है, 32 होते होते कुछ लोग ऐसे हैं 27, 28, 29, 30 में हो रहे हैं जी। अपर एज 60 है। 32 में आए तो 28 साल की नौकरी मिलेगी। बिल्कुल सर। बड़ी मुश्किल से आप सचिव बनेंगे। बिल्कुल। तो 70% ऑफ पीपल हैव नो चांस टू कम इनटू सेक्रेटरी लेवल। राइट। तो हाईएस्ट पे नहीं पहुंचेंगे आप। बिल्कुल। अभी भी ये देखा गया है कि जो बच्चे कैबिनेट सेक्रेटरी या सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बन रहे हैं वो पहले 2 अटेम्प्ट में आ रहे हैं। राइट। दैट मीन्स द टैलेंट ओनली लाइज इन द फर्स्ट 3 years, 3 attempts। दूसरा क्या है कि यदि आप 30 साल के हो गए, नहीं सिलेक्शन हुआ, 12 लाख बच्चे बैठते हैं, अप्लाई करते हैं, 6 लाख अपीयर करते हैं, 1000 सेलेक्ट करते हैं, जिनमें से 100 बच्चे बी कैटेगरी की उसमें हैं, IAS 200, IPS 200 हैं, 600-700 के बाद और ब्रांचेस हैं। जी। तो जो 6 लाख से ऊपर बच्चे हैं ये तो हर साल नहीं हो रहे हैं ना सिलेक्शन। बिल्कुल। और 32 साल के जाएंगे तो फिर क्या करेंगे। राइट। तो हमने ये सोचा था कि 32 साल बहुत ज़्यादा है, इनको क्लियरली 3 अटेम्प्ट मिल जाए। 21 साल में अलाउड है पहला अटेम्प्ट। 27 साल हमने सजेस्ट किया था मैक्सिमम मेन के जो हमारी जनरल कैटेगरी है, 2 साल ओबीसी और 2 साल उसके ऊपर SC/ST। तो 27 साल में इनमें अभी भी युवा हैं, 6 साल मिलेंगे, 3 अटेम्प्ट दें और इफ दे आर गुड दे कैन सक्सेसफुल। राइट। नहीं तो दे मूव, PhD करें, MA करें और अच्छे टीचर बने। बिल्कुल। अब क्या हो रहा है कि 32 के बाद PhD करना शुरू करते हैं, टीचर बनते बनते 36 साल हो जाते हैं, 36 साल हो जाते हैं और वहाँ पढ़ाते भी नहीं है, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। तो ये मसला था मेरे सामने। जी सर। अब सरकार का अपना एक तरीका है, सरकारें जो उचित समझती हैं उनका अपना एक बड़ा ग्रुप होता है पॉलिसी का, जी। क्योंकि उन पर इनपुट्स बहुत होते हैं, तो हो सकता है दे वर इन अ बेटर पोजीशन टू लुक एट दिस इशू। जी सर। बट आउट ऑफ माई रिफॉर्म दिस वॉज द ओनली रिफॉर्म विच डिड नॉट go through. I must compliment government of India that they accepted all reforms. जी सर। नहीं सर, बहुत फ़ायदा हुआ और बहुत डायनामिक हो गया उसकी वजह से जो पूरा प्रोसेस है सिविल सर्विसेज के सिलेक्शन का, क्योंकि उससे पहले ऐसा लगता था कि जैसे रोट लर्निंग वाली चीज़ जो है वो चल रही है, 2 ऑप्शनल हैं, इफ़ यू आर डूइंग वेल इन योर ऑप्शनल। अच्छा, उसमें भी GS पेपर में जो है ये स्टैटिस्टिक्स 50 मार्क्स का स्टैटिस्टिक्स रहता था, वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता था, तो वो भी हटा के तो अब पेपर बहुत ऐसा डायनामिक हो गया है। मतलब हमने तो ये कोशिश की है कि इंडिया की आत्मा आपको आना चाहिए। प्रीलिम पेपर 1, जी। पेपर 2 में जो एक ब्यूरोक्रेट काम करता है, जी, उसको जो टूल चाहिए वो है। जी सर, स्टूडेंट्स से मैं एक बार चाहूँगा कि आप उनको बताएं कि क्या माइंडसेट होना चाहिए स्टूडेंट्स का, इफ दे आर प्रिपेयरिंग फॉर ब्यूरोक्रेसी, इफ दे आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। देखिए, जब आपने निश्चय किया है सिविल सर्विस में आएंगे तो पहले तो आप ये समझ लें कि आप क्यों चाहते हैं। जब आपको क्लैरिटी आ जाए कि आप चाहते हैं तो अपना गोल आपका निश्चय हो गया कि आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं। दूसरा स्टेप आपको देखना है कि कितना कंपटीशन आपके सामने है, जो बिल्कुल विदित है। करीब 6 लाख बच्चे बैठते हैं एग्ज़ाम में और 1000 वैकेंसी रफली हर साल होती हैं। जी। तीसरा ये है कि आपको अपने अंदर क्या क्षमताएं हैं उनको ठीक से समझें और उन क्षमताओं पे आधारित तैयारी करें। आप कोई और क्या कर रहा है इसको न सोचें। आपको लगता है ज्योग्राफी में आप होशियार हैं तो ऑप्शन ले लें, आपको लगता है पॉलिटिकल साइंस में अच्छे हैं तो ले लें। आप भेड़ चाल न करें, मेहनत है और 3 अटेम्प्ट करने के लिए तो तैयार रहें मेंटली। पहला अटेम्प्ट जब तक न लें जब तक आपको नहीं लगता है कि प्रीलिम क्वालिफाई करेंगे। जी। इन कामनाओं के साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हम बहुत शुक्रगुजार हैं सर आपके कि आपने इतना कीमती वक्त हमको दिया
और सो सॉरी कि हमारी वजह से बहुत देर हो गई। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।